हेलो प्यारे स्टूडेंट, कुलप्रीत कुमार के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे स्टूडेंटों का स्वागत है। एक बार फिर से मैं कुलप्रीत कुमार आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं 2024 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि धातु और अधातु चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए है। दोस्तों, इस क्लास में डिस्कस करेंगे 2024 बोर्ड में आने वाले हर एक प्रश्न को, जैसे धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, धातु का उपयोग, अधातु का उपयोग, रासायनिक गुण धातु के, रासायनिक गुण अधातु के, भौतिक गुण धातु के, अधातु के भौतिक गुण। दोस्तों, इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे। मेन प्रश्न है सक्रियता श्रेणी, इसको भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास के माध्यम से। दोस्तों, आइए क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि धातु और अधातु से पहले होते हैं तत्व। तत्व किन्हें कहते हैं? वे सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर पदार्थ निर्मित होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। दोस्तों, तत्व आप लोग जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। दोस्तों, आप क्लास 10th में हैं तो 30 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम 30 तक के आप लोगों के लिए बताए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इनको याद कर लेना, हो सके तो 50 तक। आपके अगला चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण, उसमें बहुत काम देगा। अभी सक्रियता श्रेणी को समझने में भी बहुत काम देगा दोस्तों। और धातु अधातु सब इन्हीं मेटल में से अलग होते हैं। जैसे तत्व को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, ये यूँ कह लें 4 भागों में। देखो, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु, एक होता है मिश्रित धातु। दोस्तों, इन 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हम इस चैप्टर के माध्यम से 2 को डिस्कस करेंगे। 2 आपके सिलेबस में नहीं है, पर भी थोड़ा सा मोटा मोटा बता देंगे। धातु क्या होती है? दोस्तों, धातु वे तत्व होते हैं दोस्तों जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं या चालक कहते हैं। दोस्तों, लगभग धातु और चालक में समानता होती है, इसलिए हम कह देते हैं धातु ही चालक हैं। दोस्तों, ठीक, यूं कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। दोस्तों, इन चारों में से चांदी सबसे अच्छा धातु है, या कह लें चालक है। इससे भी अच्छी धातु जो होती है सोना, मोना। ठीक है दोस्तों, सही से चल नहीं पाता, अभी लिखने का अभ्यास नहीं है इस पे। ठीक है दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट में जाना आप लोग, बेहद ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों के लिए। देखो, अब अधातु बताते हैं। अधातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन संभव नहीं होता है, उसे हम अधातु कहते हैं। दोस्तों, अधातु जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, उसे हम अधातु कहते हैं। दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। दोस्तों, ठीक है, हम आप लोगों को बता दूं, इनके भौतिक गुण की ओर चलते हैं। दोस्तों, भौतिक गुण क्या क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। भौतिक गुण में है दोस्तों, पहला पॉइंट है, देखो दोस्तों, धात्विक चमक। धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं। दोस्तों, ये चमकदार क्यों होती हैं जानते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह पर एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, तांबा में आप लोग देखने को मिलती है जो चमक ऊपरी सतह पर, उसे हम कहते हैं। और आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं दोस्तों, आयोडीन जो होता है, आयोडीन दोस्तों, और ग्रेफाइट, ये हैं 2 जो हैं अधातुएं हैं। इनके पर जो धात्विक चमक होती है, ये अपवाद में आ जाते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। देखो, अधातु में आ जाते हैं। अधातु चमकीली नहीं होती। अधातु चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु है पर चमकीली है दोस्तों। और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट भी चमकीली होती है दोस्तों। ठीक है, कठोरता,
गुण धर्म में देख लेते हैं। भौतिक गुण में कठोरता, धातु सामान्यतः कठोर होती हैं दोस्तों, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती हैं। इसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं अधातु में दोस्तों। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों। यह एक अधातु है हीरा, लेकिन सबसे कठोर है दोस्तों। और बता दूं, हीरा सबसे चमकीला पदार्थ भी है दोस्तों। ठीक है, और रूप में चलते हैं दोस्तों। धातुएं कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं दोस्तों, ये द्रव अवस्था में होता है कमरे के तापमान पर। अब इसमें देख लेते हैं अधातु में। अधातुएं ठोस तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, गैसीय रूप में पाई जाती हैं दोस्तों। केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था, द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चौथा पॉइंट है आघातवर्धनीयता। धातु में देख लेते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। और अधातु में, अधातुएं जो होती हैं इन्हें पीटकर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये आघातवर्धनीय होती है, ये खंड खंड हो जाती है पीटने पर, अर्थात इसमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों तन्यता। तन्यता धातु में देख लेते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचकर बनाया जा सकता है या खींचा जा सकता है दोस्तों, लेकिन अधातुओं को दोस्तों खींचा नहीं जा सकता, अर्थात ये तन नहीं होती, इन्हें खींचने पर ऐसे टूट जाती हैं दोस्तों, ऐसे बिस्ते क्रैक हो जाती हैं। छठा पॉइंट है विद्युत व ऊष्मा के चालक। दोस्तों धातुएं जो होती हैं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के चालक होती हैं, सीसा और मरकरी को छोड़कर दोस्तों। ठीक है, ये कुचालक होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं आधातु की ओर। सामान्यतः आधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी आधातु है जिसमें विद्युत का चालक हो सकता है दोस्तों, चालन हो सकता है। जैसे आपकी पिल्सिन होती है ना, आप लोग देखे होंगे, उसमें जो निब होती है, जो एक पतली सी रॉड लगी होती है, वो ग्रेफाइट है। उसमें अगर बिजली प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित हो जाती है दोस्तों। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक की धातुएं होती हैं। कुछ अपवाद होती हैं दोस्तों, जैसे सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है और गलनांक भी बहुत कम होता है दोस्तों। सामान्यतः धातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है दोस्तों। ठीक है, और उनकी ध्वनि पे चले जाते हैं, ध्वनि जो गुण होता है। अब देखो 8 नंबर है धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। एक अलग प्रकार की टनकार उत्पन्न होती है। आपके अगल पास आसपास कोई धातु रखी है, उस पर ऐसे टन्नस मारिएगा तो अलग प्रकार की टनकार उत्पन्न होगी। लेकिन अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं होती, चट्ट-पट्ट की आवाज़ आती है, खट्ट-फुट्ट की, ऐसे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, जो कि कंपन से आती है। लेकिन जो धातु में होती है एक अलग प्रकार की ध्वनि आती है, जो हमारे मस्तिष्क को अलग ही संवेदना पहुंचाती है दोस्तों। 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों। और अधातुएं अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण देख लिए हैं तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप देखो हम देखते हैं रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण देखो, वायु के साथ जब अपक्रिया करेगी धातु तो क्या प्राप्त होगा। धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों, धातु ऑक्साइड। जैसे धातु है प्लस ऑक्सीजन एरो धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा दोस्तों। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया दिखाती है दोस्तों। जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पैदा कर देते हैं, जिससे रोकने के लिए दोस्तों केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। आप लोग मार्केट में जाएं, सोडियम को लें, लेकिन हाथ में लेंगे तो जल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके ज्वलनशीलता को प्रकट कर देता है दोस्तों। अगर सोडियम को पानी में फेंकेंगे तो विस्फोट हो जाता है दोस्तों, बहुत ही तेज से। ठीक है, जैसा कि एक वीडियो की क्लिप है, आपके पास देख सकते हो।
ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो अगला पॉइंट है दोस्तों, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है दोस्तों। ये धीरे धीरे जब अपक्रिया करते हैं वायु के साथ तो इनके ऊपर एक धातु की पतली परत चढ़ जाती है दोस्तों। अगला पॉइंट है, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डलने पर तेजी से जलने लगते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब लोहार की दुकान पे लोहा पूरा तरह से गर्म होता है, उसे पीटते हैं तो ऐसे लौहनुमा जो चूर्ण निकलते हैं लोहे के, वो ऐसे प्रज्वलित होते हैं। एक वीडियो की क्लिप है, आप लोग देखिए, समझिए। ठीक, देखो अगला पॉइंट कहता है दोस्तों, कॉपर को प्रज्वलित जलाया नहीं जाता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है दोस्तों गर्म करने पर। ठीक है, सोना, चांदी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। अब देखो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देख लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड दोस्तों को हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे दोस्तों तो ये लवण प्राप्त हुआ प्लस जल दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से NaOH क्षार है, क्षार की क्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल प्राप्त हुआ। लवण में क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एल्युमिनेट दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, जल के साथ जब अपक्रिया करेगी धातु तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग कंडीशन में, ठंडे जल के साथ भाप जल की जो होती है उसके साथ जल की से अपक्रिया कौन सी धातु नहीं करती है, गर्म जल के साथ, और कौन सी धीरे धीरे अपक्रिया करती है जल के साथ, आइए देखते हैं। सामान्यतः जब जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। जब धातु ऑक्साइड और जल की अपक्रिया होती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है दोस्तों। देखो ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम दोस्तों। ठीक है, और केवल भाप के साथ क्रियाशील धातुएं एल्युमिनियम, लोहा जिसे आयरन कहते हैं, जिंक दोस्तों। ठीक है, गर्म जल के साथ क्रिया करने वाली मैग्नीशियम, और जल के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करती लेड जिसे हम सीसा कहते हैं, कॉपर, सोना, चांदी दोस्तों। ठीक है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है दोस्तों, जल के साथ अपक्रिया कर कर तैरने लगता है। हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो धातु से चिपक जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है दोस्तों सोडियम, एग्जाम्पल है दोस्तों सोडियम और जल की क्रिया कराएंगे तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा रिलीज होगी। कैल्शियम को जल के साथ तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहे का जल के साथ क्रिया कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। धातु को तनु अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, धातु प्लस तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी दोस्तों। जैसे लोहा HCl के साथ कराएंगे तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। FeCl2 एक लवण है दोस्तों। ठीक, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कॉपर, सोने, चांदी के साथ तनु अम्ल की अपक्रिया नहीं होती है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथे पॉइंट में क्या है, देखो स्टूडेंट, अब आगे है मेन टॉपिक जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जो कि एग्जाम बोर्ड में पूछने की प्रबल संभावना है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखो सक्रियता श्रेणी उसे कहते हैं, उस सूची को कहते हैं जिसमें धातु की क्रियाशीलता अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाती है दोस्तों, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं दोस्तों। सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इस क्रम में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर इनकी सक्रियता घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर सक्रियता बढ़ती है दोस्तों। ऊपर के जो तत्व हैं वो स्वतंत्र रूप से
प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। इनको प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो मध्य क्रियाशील धातुएं हैं वो न तो अधिक क्रियाशील है न तो कम दोस्तों। इन्हें ये सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती हैं दोस्तों प्रकृति में। इन्हें धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करा करके कार्बन अयस्क द्वारा अपचयन करा करके दोस्तों धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। जो कम क्रियाशील धातुएं हैं दोस्तों जैसे सोना, चांदी, ये दोस्तों प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे कि धातुओं को अधातु के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों। आइए समझते हैं। देखो, धातु जो होती है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं होता है दोस्तों इसका, ठीक है। और जो अधातुएं होती हैं ये कम क्रियाशील होती हैं दोस्तों, इनका अपचयन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए समझते हैं। तत्वों की अक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के लिए रूप में समझा जा सकता है। इसे धातु के परमाणु की और अपने संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं। परमाणु संयोजकता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं, NaCl है, इसमें Na जो है ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 8 1 दोस्तों, ठीक है। और कैल्शियम का क्या हो जाएगा, 2 8 7 दोस्तों। देखो, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के संयोग करके NaCl बना लेगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कैथोड होती है, कैथोड पे हमेशा धात्विक अर्थात धातु का लेप चढ़ जाता है दोस्तों। हमेशा धातु ही इकट्ठा होती है कैथोड पर, एनोड पर हमेशा अधातु होती हैं दोस्तों, ठीक है। हमेशा Na जो होता है, Na सोडियम जो होता है कैथोड पे होगा और एनोड पर Cl होगा दोस्तों। धातु जितनी भी होती हैं दोस्तों, पोटेशियम जैसे हो गया, ये सब कैथोड पे होंगी और बाकी जो अधातुएं होंगी वो एनोड पे होंगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आयनिक यौगिक। विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल्ब में बंधकर आयनिक संयोग करते हैं दोस्तों। आयनिक यौगिक के गुणधर्म समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है भौतिक प्रकृति। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, अर्थात इसे पीटने पर भंगुरता का गुण पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है दोस्तों, बहुत अधिक। तीसरा पॉइंट है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील, केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायक में आबिलय होते हैं दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट है विद्युत चालकता दोस्तों। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप से विद्युत के चालक होते हैं दोस्तों। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं दोस्तों, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं दोस्तों। ये गलित अवस्था में अर्थात तरल अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति या धात्विक। पहला नंबर खनिज आता है दोस्तों। खनिज पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है दोस्तों। जो तत्व एवं यौगिक को ही खनिज कहते हैं दोस्तों, ठीक। आगे चलते हैं। खनिज के बाद आता है अयस्क दोस्तों। अयस्क को समझते हैं। वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे निकाल कर लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं दोस्तों, ठीक। अयस्क को कैसे निकाला जाता है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी के माध्यम से धातु का धातुकर्म होता है, जिसके द्वारा
विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं, यह विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है दोस्तों। जैसा कि आपको ऊपर ही बता दिए, जो मध्यम क्रम की से होती हैं, जो जैसे जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, मरकरी, सल्फर, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं दोस्तों। यह धातु ऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन का अपचयन करके दोस्तों प्राप्त किया जाता है दोस्तों। सबसे कम क्रियाशील धातुएं सोना, चांदी होती हैं दोस्तों, ये हैं, और ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं दोस्तों प्रकृति में। दोस्तों अगर हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो समझ लेते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। पहले चरण में क्या करेंगे, धातु का निष्कर्षण करने के समय देखो अयस्क से धातु को प्राप्त करना होता है। धातु को निष्कर्षण का अर्थ होता है अयस्क से धातु को प्राप्त करना। प्रथम चरण में आप करेंगे अयस्क का समृद्धिकरण, दूसरा चरण है धातु का निष्कर्षण, तीसरा चरण है दोस्तों धातुओं का परिष्करण। दोस्तों पहले चरण में होता क्या है, पृथ्वी से अर्थात प्रकृति से गैंग प्राप्त होता है। अयस्क के साथ दोस्तों गैंग प्राप्त होता है दोस्तों। इस गैंग को अलग किया जाता है दोस्तों। ये गैंग है ना, जो इसको समृद्धिकरण का मतलब होता है दोस्तों। अयस्क के साथ जो गैंग प्राप्त होती है उस गैंग को या अशुद्धि को अलग करना होता है। और दूसरे पॉइंट क्या है, धातु का निष्कर्षण दोस्तों। दूसरे में क्या किया जाता है, धातु को निष्कर्षित किया जाता है। जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां बची रहती हैं उसे अलग किया जाता है दोस्तों। परिष्करण मतलब पूरी तरह से शुद्ध करना तीसरे चरण में किया जाता है। जो थोड़ी बारीक सी अशुद्धियां जो एकदम प्योर शुद्ध मेटल बना देती हैं, धातु बना देती हैं दोस्तों। धातु को हम मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो दोस्तों अयस्क है, अयस्क का पहले क्या किया जाता है, अयस्क का सांद्रण, फिर उसके बाद उसमें सांद्रण में क्या होता है, सांद्रण में अलग किया जाता है उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुएं। उच्च में पोटेशियम आ जाता है, मध्य में आपका लोहा आ जाता है और निम्न में आपका सोना चांदी आ जाता है दोस्तों। जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं वो गलित रूप में विद्युत के सुचालक होती हैं। ये विद्युत अपघटन द्वारा अलग की जाती हैं दोस्तों। और जो मध्य क्रियाशील धातुएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेटिक अयस्क के द्वारा धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके शुद्ध की जाती हैं दोस्तों। और जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें भी अगर कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियां हैं सल्फाइड अयस्क के द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्य परिभाषाएं जो बनती हैं, जैसे गैंग क्या होता है। गैंग अशुद्धि होती है पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं दोस्तों। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप तक गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। उदाहरण में देख लो, जेडेएनएस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, निस्तापन। निस्तापन में क्या है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक ताप तक गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे JnCO3 को गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है दोस्तों। ये जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रमुख परिभाषा बन जाती है, अपचयन किसे कहते हैं। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराने पर जिंक प्लस कार्बन का जो नवजात कार्बन होता है वो प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक,
अब चलते हैं धातु का परिष्करण करते हैं। परिष्करण का चौथा नंबर पॉइंट होता है दोस्तों परिष्करण। धातु के अपद्रव्य को हटाने के लिए जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम अपद्रव्य कहते हैं या तो गैंग कह लेते हैं। उसको हटाने के लिए दोस्तों अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी को प्रयोग करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं इसको समझते हैं विद्युत अपघटनी विधि। देखो इसमें एक एनोड होती है जो कैथोड होती है, दो होती हैं। कैथोड पर हमेशा जो होती है धातु इकट्ठा होती है और कैथोड पर हमेशा धातु इकट्ठा होती है। एनोड पर हमेशा अधातु या अशुद्धियाँ इकट्ठा होकर वाष्पीकृत होकर निकल जाती हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। देखो एनोड पर शुद्ध तांबा, कैथोड पर अशुद्ध तांबा होता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमेशा एनोड जो बनी होती है शुद्ध तांबे की बनी होती है, कैथोड अशुद्ध तांबे की। विलयन CuSO4 प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा होती है दोस्तों। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से शुद्ध धातु विद्युत अपघटन द्वारा घुल जाती है दोस्तों। उतनी ही मात्रा में कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है दोस्तों। अविलेय अशुद्धियों एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं दोस्तों, जिसे एनोड पंख कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, संरक्षण समझ लेते हैं। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है दोस्तों। जैसे सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है दोस्तों, जिसके कारण वस्तु काला हो जाता है दोस्तों। ठीक है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है दोस्तों। लोहा आर्द्र वायु के साथ क्रिया करके भूरे रंग का पदार्थ बना लेता है, जिसे हम जंग कहते हैं दोस्तों। आप लोग लोहे में देखे होंगे, कॉपर में नहीं देखे होंगे और सिल्वर में, लेकिन लोहे में ज़रूर देखे होंगे। संरक्षण की सुरक्षा, लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों उसे पेंट या तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर रखा जाता है दोस्तों, या फिर उस पर लेपन किया जाता है। एनोडीकरण, मिश्र धातु के रूप में बदल कर रख दीजिए, ये सब होता है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से बनता है दोस्तों, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल होता है। यहाँ जैसे मिश्र धातुओं में इस्पात लोहे और निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनाई जाती है दोस्तों। और पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा जो होता है कॉपर और टिन से मिलकर बनता है दोस्तों। सिलेंडर जो होता है वो लेड और टिन से मिलकर बना होता है। अमलगम जो होता है मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, और अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक है। जिस प्रकार का अमलगम रहेगा उस प्रकार का तत्व रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2024 बोर्ड एग्जाम को देखते हुए जो क्वेश्चन संभावित प्रश्न पत्र हैं जो बन सकते हैं प्रश्न, उनको देख लेते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर का जो है प्रश्न दोस्तों क्या है? धातु जो एक चमकीली धातु के नाम बताइए। चमकीली जो धातु होती है वो कौन सी होती है? सोना होती है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? एक चमकीली अधातु जिसे आयोडीन दोस्तों। ठीक है, आप लोग यहीं पर गलती करेंगे। हम इसलिए इसको क्या पढ़े? धातु जानबूझकर पढ़ें, क्योंकि आप लोग देखो सोचते हैं कि नहीं। देखो जो धातु होती है चमकीली उसमें सोना चांदी आ जाएगा, और जो अधातु होती है उसमें सोडियम आ जाएगा दोस्तों, और ग्रेफाइट आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से कट जाए। सोडियम पोटेशियम दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐसे तत्व अपने परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या देते हैं? उसे तत्व को क्या कहते हैं? उस तत्व को हम कहते हैं धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु।
खनिज किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के अंदर से प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त अयस्क का सांद्रण करके प्राप्त मिश्रण को ही हम खनिज कहते हैं दोस्तों। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड, जिंक लेयरेलेशन। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है दोस्तों? क्वेश्चन में सब है दोस्तों, ऊपर एक डायग्राम बना के दिखाए थे ना, आप लोग देख लेना। आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोग देखिए, पूरे क्वेश्चन को क्लियर करिए, हम तो बताते ही चल रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आधातु कौन सा आयन बनाती है, धन आयन या ऋण आयन? वो आप बताइए। ठीक। मिश्र धातु कैसे बनती है? कांसा कैसे बनता है? किस किस धातुओं और अधातुओं के मिश्रण से बनता है? आप कमेंट करिए, अभी जस्ट बताएं ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो केरोसिन में रखे जाते हैं। सोडियम पोटेशियम दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम की अक्रियाशीलता अर्थात सक्रियता श्रेणी में इसके क्रम को बताइए। इसको जब क्रम से लिखेंगे दोस्तों तो पहले आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर सिल्वर दोस्तों। सबसे ऊपर कौन होगा? एल्युमिनियम होगा, फिर कॉपर होगा, फिर सिल्वर होगा दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित 2024 बोर्ड एग्जाम में। शुद्ध सोना जेवर बनाने में क्यों काम नहीं आता? क्योंकि दोस्तों शुद्ध सोना जो बहुत ही तन्य होता है, ये आसानी से तनता चला जाएगा और ये काफ़ी जल्दी टूट जाएगा या गिर जाएगा दोस्तों, जिससे कि बहुमूल्य धातु है, जिससे होने का डर रहेगा दोस्तों, इसलिए मिश्रित धातु का बनाया जाता है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम अपने यौगिक के रूप में और सोना अपने शुद्ध स्वतंत्र रूप में क्यों पाया जाता है? दोस्तों कैल्शियम जो होता है बहुत ही क्रियाशील होता है, इसलिए यह अन्य तत्वों के साथ क्रिया कर लेता है, जो जिससे यौगिक बन जाता है दोस्तों। सोना जो होता है कम क्रियाशील होता है, यह प्रकृति में किसी भी तत्व से बहुत ही कम क्रिया करता है, इसलिए यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली की तार पर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है? बिजली की तार पर पीवीसी की परत इसलिए चढ़ाई जाती है दोस्तों, उसके इलेक्ट्रॉन का हास्य कम हो, ऊर्जा का व्यय कम हो दोस्तों, जो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाए वो ना हो, और हमें बिजली के खतरे से बचा सके दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे के औजार को रखने से पहले तेल क्यों लगाया जाता है? लोहे के औजार को रखने से पहले तेल इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उस पर जंग न लगे, वह वायु से अपक्रिया करके ऑक्साइड न बना ले, लौह ऑक्साइड दोस्तों, जो भूरे रंग का होता है, जिसे हम मूर्छा कहते हैं। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? सोडियम वायु से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि वायु में रखने पर जलने लगता है दोस्तों नॉर्मल तरीके से, इसलिए यह केरोसिन से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। सामान्यतः इसका उत्तर इतना लिखेंगे, सोडियम केरोसिन से क्रिया नहीं करता, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। यह सोडियम जो होता है वायुमंडल में रखने पर वायुमंडल से की गैसों से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे यह ज्वलित हो जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों उसको बताते हैं। गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने पर क्यों पिघल जाते हैं? इसका क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे देख लीजिए। गर्म पानी में मैग्नीशियम रिबन तैरने क्यों लगता है दोस्तों? एक एग्जांपल देखिए आप लोग, गर्म पानी में आप लोग देख लिए वीडियो को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों? जो तरल अवस्था में हो, आयन के रूप में उनके यौगिक हों, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। सरल सी भाषा, इन समीकरणों को ऊपर देखकर पूरा कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग
क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखिए दोस्तों। इसको भी ऊपर है, डिस्कस किए हैं, उससे लिख लेना दोस्तों। दीर्घ के उत्तर की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए, भर्जन और निस्थापन में अंतर स्पष्ट कर ले। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखो, खनिज जो होता है, खनिज प्रकृति में भूप्रपटी में पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों। और अयस्क जो होता है दोस्तों, अयस्क ऐसा खनिज है जिसमें धातु को आसानी से निकाला जाता हो। और अयस्क जो होता है प्रॉफिटेबल होता है दोस्तों, ठीक है। और भर्जन आप लोगों को बता दें, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को भर्जित करके ऑक्साइड अयस्क बनाया जाता है दोस्तों। निस्थापन की क्रिया में अयस्क वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को हम निस्थापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर वायु की अनुपस्थिति में ऑक्साइड अयस्क बनाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? उस मिश्र धातु का नाम बताइए जो लोहा निकिल क्रोमियम, ये है पीतल दोस्तों। लोहा निकिल क्रोमियम से जो मिश्र धातु बनती है इसे हम पीतल कहते हैं। और मिश्र धातु की बात रही, इसका वे धातु हैं जो धातु और अधातु कई धातुओं से मिलकर बनी धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं सामान्यतः। इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में बहुत ही क्षेत्रों में किया जाता है। लोहे में जंग लगने के बचाव के दो उपाय, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ठीक है दोस्तों। ये सब उपाय हैं। वैद्युत अपघटनी का परिष्कृत विधि के बारे में संक्षेप चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। हम चित्र बना देते हैं, वर्णन आगे कर चुके हैं। देखो चित्र ये है, ये इसमें एक एनोड होती है, कैथोड होती है दोस्तों। जो कैथोड होती है वो अशुद्ध तांबे की बनी होती है, जो एनोड होती है वो शुद्ध तांबे की बनी होती है। जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड पे होती हैं, जितने भी शुद्धि धातु होती हैं वो कैथोड पे होती हैं दोस्तों, ठीक। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक भी कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपके मित्रों के पास पहुँचे, आप लोग टॉप स्कोरर बने, टॉपर बने यूपी बोर्ड में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।